मुंबई के तेज तर्रार और होशियार पुलिस अफसर अर्जुन सिंह एक धूल भरी टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर खड़े थे। वो सड़क उन्हें ले जा रही थी अंधीपुर नाम के एक छोटे से गांव की तरफ। ये गांव पहाड़ों की गहरी घाटियों के बीच छिपा हुआ था, जहां सूरज की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती थी। गांव इतना पुराना था कि लगता था जैसे यहां वक्त रुक गया हो। चारों तरफ हल्की हल्की धुंध छाई रहती थी और शहर का कोई भी शोर यहां तक नहीं आता था। अर्जुन सिंह को यहां कुछ अजीब और डरावनी हत्याओं की जांच के लिए भेजा गया था। गांव के 3 बड़े जमींदारों की लाशें मिली थीं और सबसे डराने वाली बात यह थी कि उनके सिर गायब थे। उनके शरीर ऐसे पड़े थे जैसे किसी ने उन्हें जमीन पर पटक दिया हो। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि जिसे महसूस करते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब, पीछे से एक भारी आवाज आई। अंधीपुर में आपका स्वागत है। गांव के मुखिया दादा मोहन मुस्कुराए। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और थकी हुई आंखें थीं, जैसे उन्होंने बहुत कुछ झेला हो। ये शहर जैसा मामला नहीं है बेटा, यहाँ कुछ अलग है। अलग कैसे? दादाजी, हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई अपराधी होता है। मैं बस उसे पकड़ने आया हूं। लेकिन गांव वालों की अपनी अलग कहानी थी। वे धीरे धीरे मुंडा राक्षस यानी बिना सिर वाले दानों की बातें करते थे। कहते हैं ये एक पुराने योद्धा वीर विक्रम की आत्मा है, जिसने सदियों पहले गांव के साथ धोखा किया था। तब गांव के राजा ने उसका सिर काटकर उसे गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दफन कर दिया था। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा आज तक चैन से नहीं सो पाई। वो अपना सिर ढूंढती रहती है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसका सिर ले जाती है। इसी डर से रात होते ही गांव के सारे दरवाजे बंद हो जाते थे। इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ समझना होगा, रीना शर्मा ने कहा। गांव के सबसे अमीर और पुराने परिवार की समझदार बेटी। शर्मा परिवार कभी राजाओं का खानदान माना जाता था। रीना खुद पुरातत्व की पढ़ाई कर चुकी थी, पर पारिवारिक कामों की वजह से अंधीपुर में ही रह रही थी। मुंडा राक्षस कोई कहानी नहीं है, उसने धीरे से कहा। हमारे पूर्वजों ने उसे पूजा पाठ और पुराने मंत्रों से बांध कर रखा था, लेकिन किसी ने उसे फिर से जगा दिया है। अब गांव वाले बाहर निकलने से डरते हैं। हर रात किसी नई दहशत का एहसास होता है। रीना जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरा काम इंसान को ढूंढना है, भूत को नहीं। इन मरे हुए लोगों की जमीनें काफी कीमती थीं, है ना? उन्हें शक था कि यह सब जमीन या ताकत की लड़ाई का मामला है। आखिरी पीड़ित सेठ किशनदास ने हाल ही में शहर के एक बड़े बिल्डर को अपनी जमीन बेचने का सौदा किया था और अर्जुन सिंह को लगने लगा था कि सिर काटना शायद कोई क्रूर लेकिन सोचा समझा संदेश था। उस रात अर्जुन सिंह शर्मा जी की हवेली पर कमरे में अकेले थे। धीरे धीरे उनका शक टूटने लगा, लेकिन कमरे का माहौल कुछ गड़बड़ था। बाहर गर्मी थी, फिर भी अंदर अचानक ठंड सी लगने लगी, जैसे किसी ने एसी पूरी स्पीड पर जला दिया हो। अर्जुन ने कान लगाया। कोई बहुत धीमी सी आवाज थी। लग रहा था जैसे कोई वहां फुसफुसा रहा हो, बस दिख नहीं रहा। अचानक टेबल पर रखा लैंप हिला और जोर से फर्श पर गिर गया। अर्जुन एकदम जम गए। उन्होंने खुद से कहा, बस हवा होगी, लेकिन नहीं, अब कमरे में कुछ अलग था। अचानक कमरे में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी के दरवाजे अपने आप आवाज करते हुए खुलने और बंद होने लगे। तभी पलंग के नीचे से एक ठंडा और पतला हाथ उनकी एड़ी को छूता हुआ महसूस हुआ। अर्जुन सिंह उछल पड़े, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं था। फिर अचानक सब शांत हो गया। अगले दिन रीना अर्जुन को गांव के बाहर उस पुराने बरगद तक ले गई। पेड़ बड़ा और काफी पुराना था। जगह बिल्कुल सुनसान थी। आसपास कोई नहीं, बस पत्तों की हल्की सरसराहट। रीना धीरे से बोली, यही वो जगह है, यहीं पर वीर विक्रम का सिर काटा गया था। लोग कहते हैं अमावस्या की रात में उसकी चीख पूरी घाटी में गूंजती है, ठीक तब जब वो किसी और का सिर लेने आता है। रीना के बोलते ही झाड़ियों के अंदर से कुछ आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज खींची जा रही हो। अर्जुन रुक गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। अगले ही पल उनकी गर्दन के पीछे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई नजदीक हो, बहुत नजदीक।
अचानक किसी की सांस उनके कान के पास सुनाई दी, धीमी आवाज में। अब तेरी बारी है। अर्जुन ने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज गायब थी, बस दिल जोर से धड़क रहा था। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, कह रही हैं कि वो सच में सिर काटता है? आवाज सख्त रखने की कोशिश की, लेकिन हल्का कांपना छुपा नहीं। वो कोई साधारण चीज नहीं है इंस्पेक्टर, वो एक ताकत है, पुराना श्राप और किसी की जिद के साथ बंधा हुआ। अर्जुन सिंह की जांच उन्हें एक अकेली अंधी बुढ़िया दादी पद्मा के पास ले गई, जो गांव के पुराने मंदिर के पास एक छोटी अलग थलग झोपड़ी में रहती थी। वो जड़ी बूटियों और पुरानी लोक कथाओं के ज्ञान के लिए जानी जाती थी। जब अर्जुन सिंह ने उसे पीड़ितों की तस्वीरें दिखाई, वो देख नहीं सकती थी, लेकिन उसके चेहरे से लगता था कि उसे सब कुछ पता है। बुढ़िया ने तस्वीरें हाथ में ली, कुछ पल चुप रही, फिर बोली, राक्षस जाग गया है, वो पूरा होना चाहता है। जो उसके रास्ते में आते हैं, जिनका खून उसके अतीत से जुड़ा है, वे मरेगा। अर्जुन पिस्तौल उठाने की कोशिश की, पर हाथ कांप रहे थे। राक्षस ने अपनी तलवार ऊपर उठाई। अर्जुन ने खुद को संभाला, लेकिन तभी पीछे से तेज सफेद रोशनी चमकी। राक्षस ने गहरी जानवर जैसी गुर्राहट की और पल भर में गायब हो गया। अर्जुन ने देखा रीना धीरे कदमों के साथ चलते हुए आ रही थी। उसके हाथ में एक छोटी चांदी की मूर्ति थी। रीना ने धीमी आवाज में कहा, ये हमारे घर की देवी है, बुरी ताकतों को रोकती है, पर ज्यादा देर नहीं। अर्जुन कुछ पल चुप रहे। अब टुकड़े जुड़ने लगे थे, मरे हुए लोग, जमीन के सौदे और वही नाम जो बार बार सामने आ रहा था। उन्होंने सेठ किशन दास की फाइल फिर से खोली। एक छिपा हुआ कागज मिला, जिसमें लिखा था कि उसने अपनी जमीन किसी बिल्डर को नहीं, बल्कि पद्मा के आश्रम को दी थी। अर्जुन के अंदर झटका लगा। उन्हें दादी पद्मा की बात याद आई। ऐसी ताकत वही चला सकता है जिसके अंदर अंधेरा हो। अर्जुन और रीना तेजी से दादी पद्मा की झोपड़ी की ओर भागे। जैसे ही वे झोपड़ी के करीब पहुंचे, उन्हें एक भयानक चीखने जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में हो। अंदर दादी पद्मा एक अस्थाई वेदी के सामने बैठी थीं, जिसके चारों ओर तेल के दिए झिलमिला रहे थे। वो कमजोर नहीं थी। उसकी आंखें, हालांकि अभी भी अंधी थीं, एक अजीब जानकार रोशनी से चमक रही थीं। उसके हाथों में धारणी थी, कोई तावीज नहीं, बल्कि एक बिना सिर वाले आदमी की छोटी और बेतरतीब ढंग से तराशी गई लकड़ी की मूर्ति, जो प्राचीन सूखे रेशों में लिपटी हुई थी। उस पर ताजा गहरा खून लगा था। आप ही राक्षस को नियंत्रित कर रही हैं। अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया। उनकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। दादी पद्मा के होंठ एक डरावनी मुस्कान में मुड़ गए। उन्होंने सब कुछ ले लिया इंस्पेक्टर, मेरे परिवार का सम्मान, हमारी जमीनें, हमारा नाम। इन गांव वालों के पूर्वजों शर्मा परिवार ने सदियों पहले मेरे वंश के साथ धोखा किया। उस राजा का साथ दिया जिसने वीर विक्रम का सिर कलम किया था, मेरा ही पूर्वज। उन्होंने हमारे आंसुओं पर अपनी हवेली बनाई। राक्षस, वो मेरे न्याय का साधन है। मेरा वीर विक्रम मेरी इच्छा से बंधा हुआ अपना प्राचीन गुस्सा पूरा कर रहा है। जस्ट तभी बाहर जमीन कांपने लगी। झोपड़ी में तापमान तेजी से गिरा और उनकी सांसें तुरंत जम गईं। एक भयानक घुरघुराती हवा में फैल गई। मुंडा राक्षस यहीं था। दादी पद्मा एक विजयी ठहाका मारकर हंसी। वो आखिरी के लिए यहाँ है रीना, आखिरी शर्मा के लिए।
झोपड़ी की दीवारें हिलने लगी क्योंकि मुंडा राक्षस अंदर प्रकट हुआ। उसका विशाल बिना सिर वाला शरीर छोटी सी जगह को भर रहा था। उसकी जंग लगी खांडा तलवार जमीन पर घिसट रही थी। उसका बिना सिर वाला चेहरा रीना की ओर था, एक डरावनी अनदेखी नजर। हवा में अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। रीना अपनी चांदी की मूर्ति पकड़े हुए उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने बस अपनी तलवार उठाई। धारणी! अर्जुन सिंह चिल्लाए। उन्हें दादी पद्मा के बिना सिर वाले पुतले के बारे में वो शब्द याद आए। वो धारणी उसे नियंत्रित करता है। तुम उसे रोक नहीं सकते, जो तय है। अर्जुन ने उसे धक्का दिया और उसके हाथों से धारणी लकड़ी की मूर्ति छीन ली। अर्जुन सिंह ने मूर्ति को अपनी पूरी ताकत से मुंडा राक्षस की ओर फेंका। धारणी दानव की छाती से टकराई और टुकड़ों में बिखर गई। फिर एक आखिरी गूंजती हुई आह के साथ जो कमरे से सारी हवा निचोड़ती हुई लगी, मुंडा राक्षस नीले रंग के धुएं के घूमते हुए भंवर में घुल गया और अपने साथ अंधीपुर के प्राचीन श्राप के आखिरी निशान ले गया। दादी पद्मा गिर पड़ी और उसकी आंखें अब सचमुच खाली थीं। शैतानी चमक चली गई थी। उसकी बदले की शक्ति गायब हो गई थी। पीछे केवल एक बूढ़ी औरत बची थी। वो जानते थे कि अंधीपुर में उनका समय अभी खत्म नहीं हुआ था।